Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. As we were discussing the chapter Challenges to Nation Building in class 12 Political Science. This was the very first chapter of book 2nd. Now today we are going to start from this topic, 3 challenges. Broadly, independent India faced 3 kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united and yet accommodative of the diversity in our society. हमें एक ऐसा देश बनाना था, एक ऐसा कंट्री का फॉर्मेशन देना था जो यूनाइटेड हो, साथ ही साथ अपने पास वो डाइवर्सिटी को भी रखता हो. दैट्स वाई यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स दैट इंडिया इज ए कंट्री दैट इज हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे अंदर डिफरेंसेज हैं, हमारी कंट्री बहुत ही डिफरेंट है पूरी. अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे इसका अदर कंट्रीज से, तो हमारी कंट्री बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हैं लोगों के बीच में, वेदर इट इज़ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, बहुत से डिफरेंसेज हैं. अगर आप इनके बैकग्राउंड के ऊपर आप जाएंगे तो इतने ज़्यादा बैकग्राउंड आपको मिलेंगे. हर 100 किलोमीटर पे आपको खाना बदल जाएगा, हमारा फूड बदल जाता है, हमारा ट्रेडिशन बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों के फेशियल जो गेस्चर्स हैं वो बदल जाते हैं, जो फेशियल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाते हैं, हाइट, वेट, फिजिकल जो उनकी प्रॉक्सिमिटी है उसके अंदर आपको चेंजेस मिलते हैं. तो दैट इज वाई आवर इंडिया इज़ वेरी मच डाइवर्स. India was a land of continental size and diversity. What is continental size? I think you people must have heard that India is also known as Indian subcontinent. इंडिया का जो साइज है, इंडिया का जो एरिया है वो एकदम कॉन्टिनेंट के जैसा है, एक कॉन्टिनेंट जैसा इसका साइज है, और उसके बावजूद उसके पास डाइवर्सिटी भी है. इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड फॉलोड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स. यहाँ के लोग बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन को भी फॉलो करते हैं. सो दीज आर शोइंग द डाइवर्सिटी. मीन्स लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी आपको मिलती है, कल्चर्स में डाइवर्सिटी मिल रही है, और रिलीजन में डाइवर्सिटी यहाँ पे ही मिल रही है आपको. इवन क्लास में भी ये बहुत सी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे इंडिया आपको डाइवर्स पता चल जाएगा. At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. हमारे यहाँ जो कुछ भी हमारे फोर फादर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, इवन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, दे वर इवन नॉट दैट मच श्योर कि हमारे यहाँ इतने अधिक डिफरेंसेज हैं, इतनी अधिक डाइवर्सिटी है, हम कितने दिन तक इस देश को यूनाइटेड के रूप में, एक यूनाइटेड नेशन के रूप में कंटिन्यू कर पाएंगे, कैसे एक साथ रख पाएंगे. उनके दिमाग में भी ये भ्रम था, उनके दिमाग में भी डाउट था इन चीज़ों के प्रति. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर. और इसमें एक और होता है कि आग में घी का काम किया, वो आग में घी का काम किया, हमारे यहाँ जो पार्टीशन हो गया, हमारे यहाँ जो देश का बंटवारा हो गया. देयर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. नाउ पीपल वर स्टार्टेड आस्किंग दैट हाउ मच इंडिया विल सस्टेन. कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये जिंदा रहेगा, कितने दिनों तक. वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनाइटेड कंट्री. क्या देश सर्वाइव कर पाएगा एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में. वुड इट डू सो बाय एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव. और क्या ये नेशनल यूनिटी को एम्फेसाइज कर पाएगा एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव. हर ऑब्जेक्टिव को हटा के केवल अगर हमको नेशनल यूनिटी बचाना है तो अदर ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या उसको हटा देंगे. Would it mean at rejecting all regional and sub-national identities? इसका मतलब क्या ये रहेगा कि देश को हम यूनाइट करने के लिए जो रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटी है, जो छोटी मोटी पहचानें, क्षेत्रीय पहचानें हैं लोगों की, उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, उनकी डाइवर्सिटी को हम ख़त्म कर देंगे. नो. एंड देयर वाज अ अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड. और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि हम इंडिया की जो इंटीग्रिटी है और जो टेरिटरी का इंटीग्रिटी हो उसको कैसे हम अचीव कर पाएंगे, कैसे हम उसको हासिल कर पाएंगे. द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. और दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, एकदम नए नवेले भारत के पास जो एकदम न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, दैट इज हाउ वी विल एबल टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. I think we have already studied the Indian Constitution in class 11 political science. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. और हमारे यहाँ सभी के पास on the basis of universal adult franchise सभी के पास ये पावर है, अथॉरिटी है that they can cast the vote, they have the right to vote.
इंडिया adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. हमारे यहाँ parliamentary form of government है जिसमें हमारे यहाँ representative democracy है. That means हम अपने यहाँ हर कोई जाके हम अपना एक representative choose करते हैं who will work, who will make a voice for us in the parliament. तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का है. दैट मीन्स हम पूरे देश को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट चुके हैं. उन कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक पर्सन इलेक्ट होके पहुँचता है पार्लियामेंट पे और उन कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने लोग हैं उनके प्रति वो अकाउंटेबल होता है. These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework. ये जो फीचर्स हैं क्या इंश्योर करते हैं? व्हाट दे आर इंश्योरिंग दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स, इट विल ओनली वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. आपको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में ही आना है, रूल करना है, आपको पावर में आना है, आपको अथॉरिटी में आना है. ऐसा नहीं कि बलपूर्वक आप आ जाएंगे, बंदूक लेके आएंगे और आप पावर में बैठ जाएंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, ये नेसेसरी था, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी. ये बहुत बड़ी लाइन है. हम किताब में बना के चले जाएं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा बट अल्टीमेटली ये इम्प्लीमेंट ना हो, हमारे पास कोई एक ऐसी एजेंसी ना हो जो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या रह गया? दैट इज़ ओनली अ बुक. We need some organization, we need some authority, we need some body who will try to function it, जो इनके ऊपर कंट्रोल रखेगी, जो इनको वॉच करेगी. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. हमारे पास जो चैलेंज था कि हम उन डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेज हैं उनको कैसे कंटिन्यू करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करना सबसे बड़ा चैलेंज था. The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some सेक्शन. और सबसे बड़ा तीसरा चैलेंज हमारे सामने ये था कि हमारी सोसाइटी में इंटायर सोसाइटी का हमें डेवलपमेंट देखना है और उनका वेलबींग, उनका विकास और उनका भला, पूरी सोसाइटी का जो होल देखना है, नॉट ओनली सम सेक्शन. ऐसा नहीं कि हम अमीर को ही इग्नोर कर सकते हैं, केवल गरीबों की सेवा करनी है. अमीर का भी अपना फंक्शन है, अपना रोल है. अगर अंबानी टैक्स नहीं पे करेंगे तो बहुत से देश में मर जाएंगे लोग खाने बिना. तो सरकार को टैक्स का बहुत बड़ा अमाउंट उन रिच पर्सन से भी मिलता है. सो दैट एवरी गवर्नमेंट हैव टू बैलेंस, हमें एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेटस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट द रिच कैन ऑल्सो सस्टेन एंड डेवलप देमसेल्फ इन द सेम वे द पुअर ऑल्सो कैन सस्टेन एंड डेवलप देमसेल्फ. तो हमें जो एक इक्वलिटी का स्टेटस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट किसी के प्रति बायस्ड नहीं हो सकती. गवर्नमेंट कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural community. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो किया और उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया. किसको? टू होम? द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. सोशली डिसएडवांटेज कौन है? जो बैकवर्ड्स हैं, जो पुअर्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो विकास की धारा में बहुत पीछे छूट चुके हैं, उनका भी ध्यान रखा किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. और जो रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी में आती हैं, जो बहुत कम है, ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी उनको खा जाए, उनको ख़त्म कर दे, उनके ऊपर अपना इम्प्रेशन इतना बना दे, उनको डरा दे, धमका दे कि सब एक ही में मर्ज हो जाए. हमें अपने देश की डाइवर्सिटी ही भी बचा के रखनी है, वेदर इट इज़ 1% और 1 करोड़. अगर एक पर्सन भी है वो डिफरेंट है हमसे, उसकी अलग सोच है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, वी हैव ऑल्सो टू प्रोटेक्ट हिम ऑल्सो, उसे भी हमें बचा के रखना है. The Constitution also set out the directive principles of state policy, the welfare goals that democratic politics must achieve. What is directive principles of state policy? जैसा कि हमारे एक इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, इन द सेम वे देयर आर सम डायरेक्टिव्स. कुछ डायरेक्टिव्स हैं जिनको स्टेट्स को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, वेदर इट इज यूनियन और द स्टेट लेवल गवर्नमेंट, अमॉन्ग उनके बीच में क्या हो, जब भी वो किसी भी पॉलिसी को बनाएंगे, वेन एवर दे आर गोइंग टू हैव और मेक अ पॉलिसी, उसमें इन डायरेक्टिव्स को जरूर रखेंगे. इन डायरेक्टिव्स का क्या फ़ायदा होगा? इन डायरेक्टिव्स में ये लिखा हुआ है कि हमारा देश कैसा होगा, व्हाट इंडिया शुड बी, हमारे देश कैसा होगा, वो सारे डायरेक्टिव्स इसमें लिखे हुए हैं. तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है या फ्रेम करती है,
तो उसको एक कंसिडर करना होगा कि डायरेक्टिव्स में क्या लिखा गया है। The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. और जो रियल चैलेंज था वो टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसी, हमें ऐसी पॉलिसीज लानी थी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, साथ ही साथ वो इरेडिकेट कर पाएँ पॉवर्टी जो हमारे देश बहुत ही गरीब था। राइट नाउ इवन टुडे इन 2020 a lot of people fall in the line of below poverty, so we have to consider them also while policy making or formulation of any act or program. So this was all about this particular chapter till now. We will discuss the further topic in the next class. Thank you so much, student. Thank you.